हेलो दोस्तों, एनक्यू स्टडी पर हम लेकर के आए हैं आज करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग देखेंगे जो जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त के प्रथम सप्ताह यानी 15 अगस्त तक के महत्वपूर्ण देश विदेशी घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्राचीन संस्था की भवनों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। जो 15 अगस्त 1924 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो देश को संबोधन के भाषण में बात किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक प्राचीन संस्था को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई है, वह है बिहार का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा में किया गया था, लेकिन बख्तियार खिलजी के द्वारा उसे जो है नष्ट कर दिया गया। और जब 2007 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब बिहार आए तो उन्होंने यह बात कही थी कि फिर से जो है, चूँकि हमको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उन्होंने ये विचार रखा कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इस पर कार्य शुरू हुआ और जो वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस पहल पर अपनाया गया। और ये जो है 19 जून 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसको फिर से ये किया गया है, यानी पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया है। वह है बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किस विषय के कार्यक्रम की मेजबानी का सपना व्यक्त किया है। तो भारत जो मेजबानी करेगा आगे, वह ओलंपिक खेल की मेजबानी जो कि 2036 में भारत को करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसी पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है बात 15 अगस्त 2024 को भी रखा था। और ओलंपिक इस साल भी 2024 में खेला गया है, जो कि पेरिस में खेला गया है। तो पेरिस ओलंपिक के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें भारत ने जो है कुल 6 पदक जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल और 5 जो है भारत ने ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीते हैं। सिल्वर मेडल जो है वो जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में जो है ये जीते हैं, जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। तो इस प्रकार जो है ये भारत इसकी जो ये करेगा मेजबानी, वो 2036 में करेगा। आगे 2028 में जो पेरिस ओलंपिक के बाद जो ओलंपिक होना है 2028 में, वो USA में होना है। इससे पहले 2024 में से पहले जो ओलंपिक खेल हुआ था 2020 में, वह टोक्यो में हुआ था, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड मेडल के साथ कुल 7 पदक जीते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरा है कि इसरो के द्वारा 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान जो कि SSLV-D3 का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है। तो जो ये 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा से जो ये सतीश उपग्रह लॉन्च किया गया है, इसका नाम है, सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा यह तीसरा ऑप्शन ए यानी EOS 8 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब है। प्रश्न है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को यानी 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और उससे एक दिन पूर्व जो है, चूँकि 14 अगस्त को ही अंग्रेजों ने भारत को 2 अलग अलग राष्ट्रों में विभाजित कर दिया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग 2 राष्ट्र बना दिए थे। तो उसी के याद में जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को भारत में मनाया जाता है। अगस्त 2024 में 3 और आर्द्र भूमियाँ जोड़ने जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल कितनी संख्या हो गई है। तो इससे पहले यानी ये 5वां प्रश्न जो है कि अगस्त 2024 में जो 3 आर्द्र भूमियाँ जोड़ी गई है, इससे पहले भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 82 थी, उसमें 3 और जोड़ दीजिए तो अब जो वर्तमान में है वो 85 है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया का सबसे बड़े
खारे पानी के लैगून के रूप में जाना जाता है, तो वो सबसे बड़ा जो खारा पानी का लैगून है वह चिल्का झील है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी सी सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि अगस्त 2024 में अजय कुमार भल्ला के स्थान पर भारत ने नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अजीब कुमार भल्ला जी जो भारत के गृह सचिव थे, उसके बाद जो है इनके स्थान पर नए जो गृह सचिव की नियुक्ति की गई है वह है गोविंद मोहन। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है? उड़ान परीक्षण से जो सफलतापूर्वक किया गया है, यह DRDO के द्वारा 2024 में, ये 13 अगस्त 2024 को यह था। नाम ऑप्शन नंबर सी यानी गौरव नाम है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं कि DRDO ने जो है 13 अगस्त 2024 को गौरव नाम से जो है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, क्या नाम है, LRGB लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना के SU-30 MK-1 प्लेटफॉर्म से किया गया परीक्षण है, जो कि हुआ कहाँ से है? तो उड़ीसा के तट से हुआ है। यानी इससे अगर कोई भी प्रश्न आपसे बने तो वह छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों हम जो है करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यानी NQ स्टडी चैनल पर GK GS के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। सवाल है कि अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहाँ आयोजन होगा? तो 2020 का ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। 2024 का ओलंपिक इस वर्ष का यानी पेरिस में हुआ है। इस वर्ष का ओलंपिक 26 जुलाई 2024 को शुरू हुआ था, तो यह पेरिस में शुरू हुआ था, इसलिए पेरिस ओलंपिक के नाम से जाना जा रहा है। और 2028 का जो ओलंपिक्स होगा यह लॉस एंजल्स में होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। इससे पूर्व यहाँ 2 और बार, यानी यह कुल तीसरा ओलंपिक्स यहाँ होगा। इससे पूर्व 2 बार ओलंपिक्स यहाँ हुआ है, एक 1932 में और दूसरा 1984 में। लॉस एंजल्स में जो है इससे पहले 2 बार ओलंपिक्स के खेल हो चुके हैं। सवाल है कि लॉस एंजल्स 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नए खेलों को शामिल किए गए हैं। यानी जो लॉस एंजल्स में जो 2028 में ग्रीष्मकाल में के दौरान जो ओलंपिक्स के खेल होने हैं, उसमें कौन कौन से खेलों को, नए खेलों को शामिल किया गया है? तो अगली बार जो नए खेलों को उसमें शामिल किया गया है उसमें है क्रिकेट, लैक्रोस और स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, यानी ऑप्शन ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा 10वां नंबर प्रश्न के लिए। अगला है कि 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? तो 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार का वितरण होना है। यह किस चीज़ के एवज में दिया जाएगा? तो दोस्तों याद कीजिए, 23 अगस्त 2024 से 23 अगस्त एक साल पहले 2023 का दिन, यह वह दिन था जो हर भारतीयों के लिए गौरव का क्षण था, जब चंद्रमा के साउथ पोल पर हमारे वैज्ञानिकों ने जो है चंद्रयान 3 का सफल प्रशिक्षण किया था, ये किया था, उसको लैंडिंग वहां कराया था। तो इस प्रकार उन टीम को उसी दिन को याददाश्त बनाने के लिए कि सब ये हमारे वैज्ञानिकों का मेहनत था, क्योंकि चंद्रयान 2 जो है लॉन्च हुआ तो वो रास्ते में उससे संपर्क टूट गया था, लेकिन चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया गया था तो इसको सफलतापूर्वक जो है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर ये लैंडिंग कराया गया। और उसी के ये में इस साल 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार इसरो चंद्रयान 3 के टीम को दिया जाएगा, यानी 11वां का ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो ने 7 अगस्त 2024 को संसद भंग होने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को नज़रबंदी से मुक्त कर दिया है? तो बांग्लादेश की स्थिति से हम सभी वाकिफ़ हैं। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसने इस्तीफ़ा दे करके, जब वहाँ लोगों का आंदोलन बढ़ा, छात्रों का आंदोलन बढ़ा, तो शेख हसीना जो है अपने पद से इस्तीफ़ा दे करके भारत आ गई त्रिपुरा में, और वहाँ से जो है फिर अभी ये भारत में रह रही हैं। तो उसके बाद जब ये भारत आ गई, वहाँ इस्तीफ़ा दे दिए और वहाँ की संसद भंग हो गई, तो वहाँ के राष्ट्रपति महोदय ने जो है पहले से जो नज़रबंद थी बेगम खालिदा जिया, उसको जो है मुक्त कर दिया, यानी इसका 12 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि 2024 में
बांग्लादेश के छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? यानी बांग्लादेश में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है तो उसका कारण क्या है? तो इसका आर्थिक सुधार है या फिर चुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के है या फिर पर्यावरण नीतियां हैं? तो ये सारे कारण नहीं हैं, बल्कि वहाँ का जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से छात्र आंदोलन कर रहे थे कि स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की बात थी और इसी पर जो है आंदोलन चल रहा था। क्योंकि जब बंगाल ये भारत का विभाजन हुआ, इस चीज़ को समझिए पहले। तो भारत के विभाजन में क्या हुआ था कि एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आधुनिक पाकिस्तान है के रूप में बटा और एक पूर्वी पाकिस्तान जो अभी आधुनिक यहाँ बांग्लादेश है, ये पूर्वी पाकिस्तान बना था। तो वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन चला और 1971 ईस्वी में जो है स्वतंत्र रूप से ये पाकिस्तान से अलग होकर के स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश ने अपना ये किया और शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो उस वक्त ये प्रावधान लाया गया था कि जो लोग भी बांग्लादेश के स्वतंत्रता में यानी पूर्वी पाकिस्तान से जो बांग्लादेश बनाने के लिए उसकी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, उसमें जो लोग हिस्सा लिए थे उन्हें 30% का आरक्षण दिया जाएगा सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में। तो उन्हें आरक्षण दिया गया और उसी आरक्षण को जो है लाभ उठा करके ये अब तक लोग उठा रहे थे। इसी को लेकर के जो है ये जो बांग्लादेश के छात्र हैं इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए जो है इस आरक्षण को जो 30% का आरक्षण है इसको ख़त्म करने के लिए वहाँ छात्रों ने आंदोलन किया है। तो ये बांग्लादेश में 30% स्वतंत्रता सेनानी, कौन स्वतंत्रता सेनानी? तो जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए लड़े थे उनको ये आरक्षण दिया जा रहा था। सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनिवरे ने फिजी का कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया? तो इसका सही जवाब के रूप में जो 14वां नंबर प्रश्न का उत्तर जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के नाम से जो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि NIRF 2024 रैंकिंग में समग्र श्रेणी में यानी चारों ओर की समग्र श्रेणी में जो है किस संस्थान को प्रथम ये मिला है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग का जो ये फ्रेमवर्क है इसमें NIRF की जो रैंकिंग है तो जो हमारे शिक्षण संस्थान है उसमें समग्र श्रेणी में जो सर्वोच्च प्रथम स्थान ग्रहण किए हैं वह है हमारा IIT मद्रास यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और मेडिकल के क्षेत्र में जो ये यहाँ पर समग्र है, समग्र का मतलब ये कि सभी श्रेणियों में, तो सभी श्रेणियों में IIT मद्रास को मिला है। और अगर अलग अलग बात किया जाए तो मेडिकल में जो है वो एम्स दिल्ली को NIRF की रैंकिंग में प्रथम ये स्थान प्राप्त हुआ है। सवाल है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA को प्राथमिक भूमिका क्या है? तो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति बनी है CCEA, इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह यह है कि आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना। क्या है? आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 17 है कि ओलंपिक में भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता कौन है? तो अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 में, इसमें भारत ने जो है कुल जो 6 मेडल जीते हैं उसमें सबसे कम उम्र के जो पदक विजेता हैं वह है अमन शेहरावत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। इनका जो ये 9 अगस्त को जीते हैं 2024 को और इनकी जो उम्र थी उस दिन वो 21 वर्ष 24 दिन की उम्र में इन्होंने वहाँ ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। अमन शेहरावत 9 अगस्त 2024 को। सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 से जीतने में दोनों गोल किसने किए? तो भारत ने जो है ये में सभी जान रहे हैं हम लोग कि भारत केवल 1 सिल्वर बाकी सारे ब्रॉन्ज मेडल हैं यानी कांस्य पदक हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी में और 2-1 से स्पेन को हरा करके भारत ने जीता है। तो स्पेन को हरा करके भारत ने 2-1 से जो अपने नाम ब्रॉन्ज मेडल किया है उसमें गोल जो दोनों गोल किए हैं वो हरमनप्रीत सिंह किए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये हरमनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान भी थे। ऑप्शन नंबर सी 18वां का सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में
पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने अपने नाम सिल्वर मेडल किया है और इस साल का भारत का यह अपना अकेला सिल्वर मेडल है। इससे पूर्व जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें जो है नीरज चोपड़ा ने अपने नाम गोल्ड मेडल किया था इसी में भाला फेंक में ही, लेकिन इस बार इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। और ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा कि रजत मेडल जीता है। मेडल 89.45 मीटर लंबा जो है भाला इन्होंने फेंका था इससे। और जो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने 92.97 मीटर जो है भाला को फेंका था। तो इस प्रकार इन्हें गोल्ड मेडल मिला और अपने देश को जो है सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में किसने शपथ लिया है? तो 8 अगस्त 2024 को जो बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के रूप में जिन्होंने शपथ लिया है उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ये माइक्रो फाइनेंस में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला है और इस प्रकार इनको सर्वसम्मति से लोगों ने जो है इन्हें अपना ये बनाया है कि ये सरकार चलाएंगे। मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, माइक्रो फाइनेंस पर इन्होंने काम किया था और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी अन्य जानकारी की पे आधारित वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे भी उपलब्ध कराने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। सवाल है कि जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जो हमारा यूपीआई सिस्टम है, हर जगह हम लोग जो है फ़ोनपे गूगल पे से आजकल जो है यूपीआई करते हैं, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इनका पूरा नाम है। यूपीआई लेन देन में 20.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो याद रखिएगा यूपीआई जो विकसित किया गया है यह आरबीआई के द्वारा नहीं किया गया है, यह एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल पेमेंट का जो ये है कॉरपोरेशन, इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा यूपीआई को 2016 में विकसित किया गया था और आज के डेट में जो यूपीआई लेन देन है वो 20.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हम लोग अब कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा से लेकर के हो या रेडी ठेला लगाने वाले तक को आसानी से यूपीआई कर देते हैं। पेमेंट सिस्टम आसान हो गया है, कैश रहे ना रहे हम लोग फ़ोनपे गूगल पे से पेटीएम से पेमेंट्स कर रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो प्रीति सूदन बनी हैं। इससे पहले डॉक्टर मनोज सोनी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो है इन्हें बनाया गया है, यानी 22वां का ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब होगा। और ये जो है 1983 बैच की आईएएस हैं और ये आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की आईएएस हैं जो कि वर्तमान यूपीएससी की अध्यक्ष हैं। सवाल है कि दुनिया डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा रहा है? तो अभी हम लोग देखें कि 20.6 लाख करोड़ रुपया जो है भारत यूपीआई से पेमेंट किया है। तो दुनिया के जो डिजिटल भुगतानों में भारत का हिस्सा है वो एक अच्छा हिस्सा है, यानी 48.5% का हिस्सा जो है भारत का दुनिया के ये में रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल है कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो निशानेबाजी में जो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है वो मनु भाकर बनी है। और जो 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक शुरू हुआ उसके ठीक 2 दिन के बाद यानी 28 जुलाई 2024 को इन्होंने जो है 10 मीटर की शूटिंग में 10 मीटर की हवाई शूटिंग में इन्होंने ये जीता है। और ये इस साल का पहला मेडल इन्होंने ही दिलाया था जो कि ब्रॉन्ज मेडल था, यानी कांस्य पदक था, जो 28 जुलाई 2024 को मनु भाकर ने 10 मीटर की शूटिंग में दिलाया था। सवाल है कि बनवारी लाल पुरोहित के स्थान पर
पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश यानी चंडीगढ़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? यानी बनवारी लाल पुरोहित इससे पहले पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। चंडीगढ़ चूँकि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ प्रशासक की नियुक्ति होती है। तो ये प्रशासक और चंडीगढ़ के प्रशासक और ये यहाँ के जो राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है वह श्री गुलाब चंद कटारिया को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा कि गुलाब चंद कटारिया अब जो है वर्तमान में पंजाब के ये हैं। और इससे पहले जो है गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल थे, अब वो पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के ये प्रशासक हैं। दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को अभी हम लोग इसमें कवर किए हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है, जिससे आप फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले कुछ जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।